आज की कक्षा में हमारे सभी भारत के भविष्य नौनिहाल छात्र छात्राओं का अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। अनुसंधान के फलस्वरूप विश्व सिकुड़कर मुट्ठी में आ गया है। फलतः विश्व में घटित होने वाली कोई भी घटना आपके नेत्रों के समक्ष आने में पल मात्र का भी समय नहीं ले रही है। आज की दुनिया प्रौद्योगिकी की दुनिया है, इसलिए हमारे छात्रों को प्रौद्योगिकी के साथ भी कक्षाएं सुलभ हों, श्रेष्ठ संकाय इस क्षेत्र में भी हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाएं, इसी कामना से, इसी इच्छा से सभी छात्रों के कल्याणार्थ हम ये प्रयास करने जा रहे हैं कि आपको ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में वीडियो कक्षा के माध्यम से आपको हम पढ़ाएं। प्यारे बच्चों, जब भी हम विद्याध्ययन के लिए बैठते हैं तो विद्या की धात्री माँ सरस्वती के श्री चरणों में हम सबको समवेत नमन कर लेना चाहिए। इसलिए हम विद्या की धात्री माँ सरस्वती के लिए एक श्लोक वाचन करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप सभी का पथ सुपथ हो, माँ सरस्वती आपके अध्ययन को सफल बनाएं। इसलिए माँ के चरणों में नमन के साथ आज के प्रकरण का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो प्रकरण का प्रथम सोपान है वो है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास में आपको क्या पढ़ना है यह बिल्कुल स्पष्ट है। हिंदी गद्य के विकास में आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग का अध्ययन करना है। प्यारे बच्चों, तुम्हें यह ज्ञात होगा, कक्षा 9 में पढ़कर आए होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। इसे हम आपको लिखकर भी दिखाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। आप देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम 4 भागों में बांटते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है पहला काल आदिकाल, दूसरा काल भक्तिकाल और तीसरा काल रीतिकाल और चौथा काल आधुनिक काल। आधुनिक काल। प्यारे बच्चों, आदिकाल को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे वीरगाथा काल, चारण काल या भट्टकाल। इसी प्रकार भक्ति काल को भी हम स्वर्ण काल के नाम से अभिहित करते हैं। रीति काल को भी हम श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं तथा आधुनिक काल को हम जागरण काल कह सकते हैं। हिंदी गद्य के विकास के संदर्भ में यदि दृष्टिपात करें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन कालों में हिंदी गद्य का कोई व्यवस्थित स्वरूप हमारे सामने नहीं है। प्यारे बच्चों, दुनिया की किसी भी भाषा में सबसे पहले पद्य का विकास दिखाई पड़ता है। प्यारे छात्रगण, ये वो समय था जब मानव जाति को लेखन, टंकण और मुद्रण का ज्ञान नहीं था। फलतः वह अपने ज्ञान के हस्तांतरण के लिए अपनी संतति को अपना ज्ञान प्रदान करे, एतदर्थ उसने पद्य रचना यानी लय, तुक, ताल, छंद के
बंधनों से बधी हुई एक ऐसी रचना उद्भूत कर ली, बना ली, जिससे वो बिना लिखे हुए अपने ज्ञान को अपनी संतति को प्रदान कर सके। आप ये जानते हैं कि पद्य गद्य की तुलना में आसानी से याद हो जाता है। आप सुनते सुनते आपके छोटे भाई बहन चलते फिरते पद्य को याद कर लेते हैं, 2 पंक्तियां आसानी से याद हो जाती हैं, पर गद्य के लिए आपको व्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन करना होता है। तो हमारा जो आदिकाल का समय है वो है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। 743 ईस्वी से 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक ये हमारा आदिकाल का समय है। और भक्तिकाल का समय है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। रीतिकाल का समय है हमारा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। इसी प्रकार आधुनिक काल का समय है 1843 ईस्वी से अब तक। अब आप देखें, जो समय सीमा आप देख रहे हैं 1843, जिसे हम आधुनिक काल कह रहे हैं, और यही आधुनिक काल से ही हिंदी गद्य का व्यवस्थित स्वरूप आपके सामने आता है। हिंदी गद्य का जो व्यवस्थित स्वरूप है वो इसी आधुनिक काल से प्रारंभ होता है। इन 4 कालों को आपने देखा। अब गद्य का जो काल विभाजन है वो भी इसी कक्षा में हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लें कि सनय सनय आप हिंदी साहित्य के विविध रूपों से अब परिचित होने जा रहे हैं। पीछे की कक्षाओं में आपने हिंदी भाषा के प्रारंभिक स्वरूप को पढ़ा, भाषा का आपको ज्ञान हुआ, पर अब जब आप कक्षा 10 में आ गए हैं तो धीरे धीरे आप हिंदी साहित्य के विविध रूपों से परिचित होंगे। और आप ये जान भी चुके हैं कि हिंदी गद्य का वास्तविक विकास, जैसा मैंने पीछे बताया, कि आधुनिक काल से होता है। वस्तुतः हिंदी गद्य का विकास खड़ी बोली का व्यवस्थित, परिनिष्ठित और साहित्यिक स्वरूप है। प्यारे बच्चों, एक दृष्टि में हिंदी गद्य का विकास यदि आप देखना चाहें तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में दान पत्रों, टीकों और परवानों पर अव्यवस्थित बिखरी हुई हिंदी आपको देखने को मिलती है। ये देखिए, ये दान पत्र हैं जो उस समय लिखे जाते थे दान के लिए। और परवाना वो है बच्चों जो बंदी को जेल खाने से रिहा करने के लिए जज द्वारा, न्यायाधीश द्वारा दिया जाता था, उसे हम परवाना कहते हैं। ये परवाना होता था जिसे भी हिंदी गद्य में लिखने का प्रयास प्रारंभ हो गया था। टीकाएं भी देखने को हमें मिलती हैं। कब? 10वीं और 11वीं सदी में, 10वीं और 11वीं सदी में। लेकिन हिंदी गद्य का व्यवस्थित स्वरूप अभी हम इसे नहीं कह सकते। 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, इस तरह शताब्दियां जैसे जैसे बढ़ती गईं, आइए 17वीं शताब्दी में जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं विट्ठल नाथ ने श्रृंगार रस मंडन की रचना की और गोकुल नाथ जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता, इसी क्रम में नाभादास जी ने अष्टयाम की रचना की। यह भी हिंदी गद्य का एक प्रारंभिक स्वरूप है। यह आप देखें तो यह हिंदी गद्य के प्रारंभिक स्वरूप के रूप में आपके सामने आते हैं। ये अब 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, आज धीरे धीरे शताब्दियां बढ़ती जा रही हैं और हिंदी गद्य का विकास काल और विकास यात्रा भी तेजी से बढ़ रही है। आगे देखें आप, हिंदी के संसार में जाएं आप तो संसार की सभी भाषाओं में, जैसा मैंने पहले बताया कि पद्य का जन्म प्रथम हुआ और गद्य उसके बाद उद्भूत हुआ। सामान्य रूप से हम आप एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, हम आप एक दूसरे से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। हमारे आपके बातचीत का जो संवाद है उसे हम क्या कह सकते हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा में वो गद्य होता है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी और ब्रज भाषा में देखने को मिलते हैं। हम प्रारंभ की रचनाओं में जब देखते हैं तो यह स्थिति हमारे सामने आती है। हिंदी गद्य के उन नायकों को अगर हम देखें तो सदा सुखलाल ने एक रचना लिखी। इसी तरह ईसा अल्लाह खां ने
रानी केतकी की कहानी लिखी। इन्होंने लिखा सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, और ईसा अल्लाह खान ने लिखा, लल्लू लाल ने लिखा प्रेम सागर, और हमारे शदल मिश्र जी ने लिखा नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान लिखा इन्होंने। ये हिंदी के 4 प्रारंभिक उन्नायक हैं जिन्होंने अपनी इन रचनाओं के माध्यम से हिंदी को एक गति, एक दिशा प्रदान की। अब हम यहां दृष्टिपात करें कि इन चारों उन्नायकों का कालखंड क्या है, तो हमें मिलता है 1803 ईस्वी के आसपास ही ये हमें दृष्टिगोचर होते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में 2 और लेखक हिंदी के क्षितिज पर चमकते सितारे के रूप में प्रकाशमान हुए, जिनमें हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनके संबंध में आप देखें, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी में उर्दू के शब्दों को, फारसी के शब्दों को और यहां तक कि विदेशज शब्दों को भी ये स्वीकार करने के पक्षधर थे। ठीक इसके विपरीत राजा लक्ष्मण सिंह जी संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। फिर भी इन दोनों ने मिलकर आगे आप देखें तो हिंदी को, भले ही वो उर्दू और उसको मिलाकर बढ़ रहे थे और ये संस्कृत को मिलाकर बढ़ रहे थे, पर किया इन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान। हिंदी गद्य के विकास क्रम में अब इन दोनों राजाओं के साथ साथ आप देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी का हिंदी सूर्य उदित होता दिखाई पड़ता है, जिनका समय है 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक। इन्होंने वास्तव में हिंदी गद्य का प्रतिष्ठित और साहित्यिक तथा परिनिष्ठित स्वरूप हम सबके सामने रखा। ये भारतेंदु जी का ही प्रयास था जिससे हमें हिंदी गद्य जो आज हम स्वरूप दे रहे हैं, इसकी नींव की ईंट इन्होंने हमारे सामने रख दी। किसने? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसीलिए हिंदी खड़ी बोली के जनक के रूप में स्वीकार्य हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885। अब इनके प्रयास का परिणाम क्या हुआ? प्यारे बच्चों, इनके प्रयास का परिणाम यह हुआ कि पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिकता जो साहित्य में समाई हुई थी उसे इन्होंने हटाया और भाषा संबंधी दोषों से उसे बचाते हुए हिंदी गद्य का संतुलित और शिष्ट रूप हिंदी साहित्य जगत के समक्ष रखा। यह देन थी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की। इसी क्रम में संस्कृत के सरल शब्दों को, प्यारे बच्चों आप जानते हो कि हिंदी की जननी संस्कृत है, अतः संस्कृत के सरल शब्दों को भी इन्होंने अपने साहित्य में अपनाया और सर्वसाधारण यानी जनसामान्य में जो प्रचलित विदेशी शब्द थे उनको भी इन्होंने हिंदी में आगत शब्द के रूप में स्वीकार कर लिया। तद्भव और देशज तथा कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की, भाषा में लालित्य उत्पन्न किया। यह कार्य किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और क्या किया इन्होंने? उस समय के जो इनकी लेखकों की मंडली थी, लेखकों को खड़ी बोली हिंदी में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, धर्म, पुराण, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विभिन्न विषयों पर लिखने हेतु प्रेरणा प्रदान की। यह इनकी देन थी। उत्साहित किया कि हमारे लेखकगण जो विभिन्न विषय हमारे समाज में हैं उस पर हिंदी में लिखें। हिंदी गद्य के विकास को यदि काल की दृष्टि से आप देखें तो पहला युग है पूर्व भारतेंदु युग। जैसा मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बताते समय आपको मैंने बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 कालों में बांटते हैं। पहला आदिकाल, जिसका समय कहां तक गया? 1343 तक। कहां से? 743 ईस्वी से। इसी प्रकार पूर्व भारतेंदु युग के पूर्व जो पूरा का पूरा हिंदी का बिखरा साम्राज्य है उसको हम लोगों ने
13वीं शताब्दी के मध्य से और 1868 ईस्वी तक स्वीकार कर लिया कि ये पूर्व भारतेंदु युग है। भारतेंदु जी की पहले की जो भी हिंदी की रचनाएं थीं, जैसे कविगंग की, चंद छंद वर्णन की महिमा, और जितने भी हैं जैसे नासिकोतोपाख्यान, प्रेम सागर, और मुंशी ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, जितने भी हैं, वैष्णवन की वार्ता, सबको हमने इसमें समाहित कर लिया। अनंतर भारतेंदु जी जब हिंदी के क्षितिज पर आए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, तो इनका समय है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ये पूरा का पूरा समय भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य के विकास पर स्वयं तो लिखा ही, इन्होंने एक भारतेंदु मंडली बनाई और उसको प्रेरणा प्रदान की कि हिंदी की विभिन्न विधाओं पर आप अपनी लेखनी निर्भीक होकर चलाइए। उसके सुखद सुंदर परिणाम हुए और हमारी हिंदी गद्य के क्षेत्र में समृद्ध होती चली गई। भारतेंदु जी के बाद उनकी पीढ़ी को, उनके कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस समय सरस्वती नामक एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। प्यारे बच्चों, आचार्य द्विवेदी जी ने उद्घोष किया अपने छोटे भाइयों को, नए लेखकों को, नए रचनाकारों को कि वे टूटी फूटी हिंदी ही सही, जो उनसे आता है उसे लिखकर अपने नाम के साथ द्विवेदी जी को दें। द्विवेदी जी उनकी कमियों को दूर करेंगे और दूर करके अपनी पत्रिका सरस्वती पत्रिका में उसे प्रकाशित करेंगे, जिससे उनका नाम और उनकी रचना दोनों को ही प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इसका प्रभाव यह हुआ, इसका परिणाम यह हुआ आचार्य द्विवेदी के इस प्रयास का कि हिंदी गद्य के क्षेत्र में जो छोटे छोटे रचनाकार थे, जो डर के कारण, संकोच के कारण लिख नहीं पा रहे थे या लिख रहे थे तो उनको एक मंच नहीं प्राप्त हो रहा था, वो मंच प्रदान किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और यह समय था 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी का। ये ध्यान रहे, ये जो गद्य का ये काल चल रहा है, ये अभी तक परतंत्रता का काल था, अंग्रेजों का शासन हमारे देश पर था और उस परिस्थिति से हमारा लेखक प्रभावित हो चला था। अब हिंदी के क्षितिज पर एक और महान विभूति अवतरित होती है जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ये महापुरुष ऐसे सुंदर व्यक्तित्व के रूप में, विलक्षण प्रतिभा के धनी के रूप में हिंदी जगत को प्राप्त हुए कि इन्होंने अनाभ्यासे विषम शास्त्रम की उक्ति को चरित्रार्थ किया और हिंदी गद्य के क्षेत्र में, निबंध रचना के क्षेत्र में इन्होंने वर्णनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक ऐसे निबंधों का प्रणयन किया कि पूरा का पूरा हिंदी संसार, हिंदी गद्य साहित्य समृद्ध हो गया। यह समय था 1919 से या 1922 से 1938 तक। कतिपय विद्वान इसे 1919 और कतिपय 1922 स्वीकार करते हैं। यहां आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक कालखंड से दूसरे कालखंड को जाने में थोड़ा सा आपस में परस्पर मिलन रहता ही है, उनका बिलगाव एक समय के बाद होता है। आइए, शुक्ल जी के बाद शुक्लोत्तर युग आता है जिसकी समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। प्यारे बच्चों, ये वो समय है जब हम स्वतंत्रता के मुहाने पर खड़े थे। स्वतंत्रता हमारा इंतजार कर रही थी और 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब भारतीय तिरंगा शान से लहराया और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की अमर बलिदानियों के बलिदान का हमें सुंदर प्रतिफल प्राप्त हुआ। शुक्लोत्तर युग के रचनाकारों ने 1938 से 1947 तक गद्य को एक नई दशा और नई दिशा प्रदान की। इसी क्रम में स्वातंत्र्योत्तर युग आता है 1947 के बाद, जब अपने देश की सरकार बनी, अपने देश में अपना शासन हुआ, जनता का शासन जनता के लिए हुआ, तो हमने ये देखा कि सरकार के पक्ष में जो यथार्थ था, जो हमारी जनता थी, जो हमारा समाज था, जो हमारी भौमिक परिस्थिति थी, भौतिक परिस्थिति थी, उसके संदर्भ में इन लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई। प्यारे बच्चों, स्वातंत्र्योत्तर युग, अब आप देखें काल विभाजन के बाद अगर आपको हम आपका स्मरण पीछे की ओर ले जाएं तो आप पिछली कक्षा में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का अध्ययन कर चुके हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि आपको इस कक्षा में शुक्ल युग
और शुक्लोत्तर युग का ही अध्ययन करना है। हमारे विद्यार्थीगण ये समझ लें कि भाषा की दक्षताएं अभ्यास सापेक्ष हैं, यानी निरंतर बिना अभ्यास के, बिना एकाग्रता के भाषा पर या भाषा की किसी भी विधा पर या विद्या पर आप अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। महात्मा तुलसी ने इसीलिए लिखा, हठते रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। दूसरी एक और उक्ति, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, यानी आप अपने पाठ को, अपने पाठ्यक्रम को, अपने प्रकरणों को पुनि पुनि देखी, बार बार देखें, बार बार अध्ययन करें, तब उसकी गुत्थियां सरलतम स्वरूप में आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएंगी। अब आप देखें, शुक्ल युग जिसे हम छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नाम से भी जानते हैं, ये तीनों महान विभूतियों का एक चित्र आपके सामने है। इनका आप दर्शन करें, इनसे प्रेरणा प्रदान करें। हमारी आपकी तरह भी यह भी एक व्यक्ति थे जो इस धरा पर अवतरित हुए, पर अपने आचरण के बल पर। प्यारे बच्चों, यहां एक शुक्ति कहना मैं प्रासंगिक समझता हूं, तन से कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से ही देवता और मनुष्य पहचाना जाता है। आपका मन नहीं लगा, हिंदी पर आप अभ्यास करते रहे और इन्होंने दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय, मैं कह सकता हूं कि सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष पद को आपने सुशोभित किया। जयशंकर प्रसाद जी नाटक के क्षेत्र में अप्रतिम हैं, यद्यपि इनकी जीवन अवधि इस धरा पर बहुत कम रही, अल्पकाल में ही इस धरा को छोड़कर चले गए, तथापि हमारी हिंदी को जो इन्होंने दे दिया कि ये अमर हो गए। ये भौतिक रूप से शरीर अवश्य छोड़ गए, पर इनका नाम हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गया। इन्होंने निबंध भी लिखा, नाटक भी लिखा, कविताएं भी लिखी, और इस प्रकार से इनका जो योगदान है हिंदी को, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आइए हम बढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद की ओर। 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 यह महात्मा भी ऐसे कहानीकार हुए, ऐसे एकांकीकार हुए जिनकी सानी नहीं है, जिनकी बराबरी नहीं है, अतुलनीय है। इनकी कहानियों को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे उस कहानी में उद्धरित दृश्य और परिस्थितियों में हम स्वयं खड़े हों। यह इनके रचनाओं की विशेषता है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो आइए 1919 से 1938 तक का जो समय है वो हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम से अभिहित किया गया। यद्यपि इनकी पूरी मंडली का योगदान है, पर शुक्ल जी इसके नायक थे, इसलिए इसी नाम से इस युग को यह नाम दिया गया। लेखकों को अब आप देखें, लेखक लिखता कैसे है, लिखने पर क्या प्रभाव उसके ऊपर स्थापित होता है। प्यारे बच्चों, लेखकों को उनके परितः विद्यमान परिस्थितियों से ही लेखन अर्थात लिखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। समाज में रहने के कारण सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से हम प्रभावित होते हैं, हमारा लेखक प्रभावित होता है। इन्हीं के फलस्वरूप लेखकों के मन में भाव या विचार उद्भूत होते हैं और लेखक इन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं में करता है, जो विविध साहित्यिक रूपों में साहित्य जगत को प्राप्त होता है। जैसी परिस्थितियों में वो रहता है, जिस प्रकार का वातावरण उसके सामने होता है, तदनुरूप उसकी लेखनी में, उसके लेख में वे परिस्थितियां किसी न किसी रूप में उसके विचारों में आ जाती हैं। आप देखें, अगर शुक्ल युग के कालखंड को देखें तो इसी समय भारत की धरती पर जलियांवाला बाग कांड एक हुआ था, जिसमें भारतीयों पर, स्वतंत्रता प्रेमियों पर दुराचारी अंग्रेजों के द्वारा निर्मम रूप से गोलियां चलाई गई थी। किंतु भारतीय जनमानस इनकी गोली की उस हुंकार से, उन गोली की उस आवाज से दबा नहीं था। भारत के स्वतंत्रता की चिंगारी और बढ़ चली थी। घोषणा हो चुकी थी कि हमारे शरीर की धमनी में एक बूंद भी रक्त शेष है, तब तक भारत माता की स्वतंत्रता के लिए हम लड़ते रहेंगे, दुराचारी अंग्रेजों के समक्ष शीश नहीं झुकाएंगे। जिसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय चेतना
दृढ़ हुई और इस कालखंड की परिस्थितियों का सीधा प्रभाव हमारे लेखकों की लेखनी में आया, उनके विचारों में आया। इस समय की रचनाओं को अगर देखें तो समग्र रूप से वेदना और पीड़ा मुखरित हुई। कहां? इस कालखंड के रचनाकारों की रचनाओं में वेदना थी, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ पीड़ा थी जो मुखरित होकर साहित्य में आई। स्वाधीनता के लिए संघर्ष हेतु स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना भी मुखरित हुई। हमारे लेखकों ने अपनी रचनाओं में यह कहा, कवियों ने भी कहा, गद्यकारों ने भी कहा, रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह उद्घोष हुआ, यह हमारे साहित्य में मिला। साहित्य में अनुभूति की सघनता और भावों की तरलता उत्पन्न हुई, यह हमें दृष्टिगोचर होती है बेटे। अब साहित्य की विभिन्न विधाएं आप देखें और शुक्ल युग के रचनाकारों को देखें जो विभिन्न विधाओं में अपनी गर्भित रचनाएं दी, सारगर्भित रचनाएं दी। उनमें डॉक्टर संपूर्णानंद जी का चित्र, ये इधर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जीवन परिचय में आप जीवन परिचय, और ये श्याम सुंदर दास का चित्र आप देखें। डॉक्टर श्याम सुंदर दास यह भी ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व है जिन्होंने भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। इस युग के अब हम प्रमुख निबंधकारों पर यदि दृष्टिपात करें और उनकी रचनाओं और कृतियों को देखें तो हम देखते हैं, पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने चिंतामणि लिखा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास या बाबू श्याम सुंदर दास, इन्होंने गद्य कुसुमावली और रूपक रहस्य। जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य कला। ये आप देखें, ये हम प्रमुख निबंधकार उनकी एक एक प्रमुख रचना दे रहे हैं, यद्यपि एक लंबी श्रृंखला है इस समय की जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सूचीबद्ध करेंगे। बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह। इसी क्रम में डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने जीवन और दर्शन तथा चिदविलास निबंध लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। शुक्ल युग के निबंधकारों के बाद आप देखें कि इनके जो प्रमुख उपन्यासकार एवं कृतियां हुई, शुक्ल युग के पहले आपको ना ऐसे निबंधकार मिलेंगे ना ही ऐसे उपन्यासकार मिलेंगे जिसमें मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने लिखा गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, और जयशंकर प्रसाद जी ने कंकाल, तितली और ईरावती अपूर्ण रह गई। तब तक इस असार संसार को छोड़कर प्रसाद जी चले गए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इन्होंने अपराजिता, वैशाली की नगर बधू और वयम रक्षामः उपन्यास लिखकर हिंदी की दशा और दिशा में चार चांद लगा दिया। भगवती चरण वर्मा ने रास्ते सबहि नचावत राम गोसाई पर अपने विचार रखे। शुक्ल युग के अब हम प्रमुख कहानीकारों की अगर चर्चा करें उनकी कृतियों की, तो पहला नाम है मुंशी प्रेमचंद जी का पूस की रात, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर। प्यारे छात्रगण, इन पूस की रात को या नमक का दरोगा को या पंच परमेश्वर को या इनकी किसी भी कहानी को आप पढ़ने लगिए तो ऐसा लगता है जब तक कहानी समाप्त न हो जाए तब तक आप पुस्तक रख नहीं सकते। इतनी सुंदर और लालित्यपूर्ण कहानियों का सृजन मुंशी प्रेमचंद जी की तूलिका से हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा आकाशदीप, ममता, इंद्रजाल और आंधी। चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा अम्बपालिका, पन्नाधाय, रूठी रानी, और वेचन शर्मा उग्र ने लिखा चॉकलेट, चिनगारियां, शैतान मंडली। ये प्रमुख कहानीकार थे। प्रमुख कहानीकारों के बाद इसी शुक्ल युग के नाटककारों और उनकी कृतियों को आप देखें तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है श्रेष्ठ नाटककार के रूप में, जिसमें इन्होंने लिखा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखा सिंदूर की होली, सन्यासी और राजयोग। इसी क्रम में आप देखें लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने सिंदूर की होली, सन्यासी, राजयोग, आधी रात, गोविंद बल्लभ पंत, राजमुकुट, अंगूर की बेल और ययाति लिखा। आप देखें नाटककारों के बाद और भी नाटककार हैं जिसमें गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, उदय शंकर भट्ट जी हैं, और इनके नाटकों के बाद इनकी एकांकीकारों को देखें, शुक्ल युग के एकांकीकारों को और उनकी कृतियों को, तो देखिए एक चित्र आपके सामने दिख रहा है सेठ गोविंद दास जी का सच्चा धर्म, इन्होंने आपके पाठ्यक्रम में भी है, उपेन्द्र नाथ अस्क,
और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में हम थोड़ा सा कहना यहाँ उचित समझते हैं, चूंकि आप प्रयागराज में हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है अब, जो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। और इनकी लेखनी जब चली एकांकी के क्षेत्र में, तो हिंदी साहित्य में एक उछाल आ गया। हिंदी साहित्य के अन्य रचनाकार साहित्यकार इनकी ओर निहारने लगे। इनकी लेखनी में एक एक शब्द पर इतना सुंदर परिपाक देखने को मिलता है कि अपने आप शरीर और मन और बुद्धि, यानी पांचों कर्मेंद्रियां और पांचों ज्ञानेंद्रियां एक साथ समन्वय स्थापित करके इनकी कहानियों में रम जाती हैं। इनकी एक एकांकी है दीपदान एकांकी में धायमा पन्ना, जो समाज के अकिंचन वर्ग से है, राष्ट्र के प्रति उसकी भक्ति को आप देखें तो ऐसा लगता है कि किस प्रकार की वो महान व्यक्तित्व की धनी थी धायमा पन्ना, जिसने अपने कलेजे के लाल चंदन को उस सैया पर सुला दिया जहां बनबीर की वो तेज तलवार कुछ ही पलों में उन्हें काट डालने वाली थी। राजवंश का अंत करने के लिए वो बढ़ा था आगे। राणा सांगा की हत्या के बाद कुंवर उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, पर कुंवर उदय सिंह की सैया पर धायमा पन्ना ने जानते हुए भी अपने लाल को लिटा दिया। वो दृश्य, और उस दृश्य में जरा आप जाएं, अपने आप को वहां अवस्थित करें कि जब बनबीर की तलवार खिंची और उनके पुत्र के गर्दन पर पड़ी होगी और एक मां वहां सामने देख रही होगी जो अपने पुत्र को बचा सकती थी, तो कैसा दृश्य रहा होगा और राष्ट्र के प्रति उसकी कैसी भावनाएं रही होंगी। सर्वस्व लुटाया भारत पर। एक पंक्ति यदि मैं कहूं धायमा पन्ना के लिए दीपदान एकांकी के आधार पर, तो सर्वस्व लुटाया भारत पर, बोटी बोटी बलिदान हुई, एक एक बोटी उसने बलिदान कर दिया। आइए अब इन कहानीकारों में हम देखते हैं, एकांकीकारों में तो रामकुमार वर्मा दीपदान, इंद्रधनुष, बादल की मृत्यु, उपेन्द्रनाथ अस्त, पर्दा उठाओ, साहब का जुकाम, सेठ गोविंदास, पंचभूत, सप्तरश्मि और एकादशी, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी की रचना सिकंदर, कारवां और आजादी की नींव, ये इनकी एकांकियां रहीं। इसी युग में आलोचनाएं भी आईं, तो शुक्ल युग के प्रमुख आलोचकों और उनकी कृतियों को आप देखेंगे तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक के रूप में भी हैं, निबंधकार के रूप में है, विभिन्न विधाओं में इन्हें आप देख रहे हैं। इसीलिए इस युग का नाम भी शुक्ल युग रखा गया है। रस मीमांसा गोस्वामी तुलसीदास लिखकर इन्होंने आलोचना को भावों से भर दिया, साहित्य से भर दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर और हिंदी साहित्य लिखा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने वांग्मय विमर्श और डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रानंदन पंत साकेत एक अध्ययन लिखकर एक सुंदर परिपाक हमारे सामने प्रस्तुत किया। शुक्ल युग के आलोचकों के बाद आप देखें तो शुक्लोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग और प्रगतिवादी युग हमारे सामने आता है। 1938 से 1947 तक के काल को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। इस अवधि में देश की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। साहित्य में कल्पना नोक से हटकर ठोस धरातल पर आरूढ़ होने की चेष्टा सभी लेखकों में होने लगी थी। अब आप देखें, यही शुक्लोत्तर युग की विशेषता है। शुक्लोत्तर युग के कालखंड को देखें तो इस युग में साहित्यकारों की दो पीढ़ियां हमारे सामने आती हैं। एक वो पीढ़ी है जो स्वतंत्रता के पूर्व से लिखती चली आ रही थी और एक वह पीढ़ी है जो स्वतंत्रता के बाद लिख रही थी। दोनों पीढ़ियों के नाम इसमें आपको देखने को मिलेंगे। देख लें, दूसरी पीढ़ी के लेखक हैं जो स्वतंत्रता के बाद साहित्य के सृजन में प्रवृत्त हुए। हमने आपको एक सूची के रूप में यहां दिया है दोनों पीढ़ियों के लेखकों के नाम। इन्होंने गद्य को सशक्त बनाया और शब्द भंडार में वृद्धि के साथ साथ गद्य को राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की। ये सूची आप घर पर बैठकर अपनी उत्तर पुस्तिका में भी बनाएंगे। ये शुक्ल युग की रचनाओं में हमें जो मिलता है, शुक्लोत्तर युग की, क्षमा कीजिएगा, मानवतावादी दृष्टिकोण, सहज और यथार्थ गद्य रचना का प्रणयन और अलंकार विहीन गद्य रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ये जैसे मैंने चर्चा की कि ये प्रथम पीढ़ी के रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं जो स्वतंत्रता के पूर्व से लिखते आ रहे थे, और ठीक इसके बाद ये द्वितीय पीढ़ी के साहित्यकार हैं जिसमें विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेण, कुबेरनाथ राय, धर्मवीर भारती और
शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इस दूसरी पीढ़ी के साहित्यकारों के बाद साहित्य की विभिन्न विधाएं और शुक्लोत्तर युग के रचनाकारों को देखें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कविता का भविष्य, भारतीय संस्कृत की देन, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, जैनेन्द्र, डॉक्टर नगेंद्र, इनकी रचनाओं को आप देखें। ठीक इसके बाद निबंधकारों के बाद शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकारों को आप देखें, जिसमें यशपाल, झूठा सच, दादा कॉमरेड, नागार्जुन की बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, राहुल सांकृत्यायन का जय योधे और सिंह सेनापति, धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता पूरा का पूरा प्रयागराज के ऊपर है, इसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा। अब इसके बाद शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों पर एक दृष्टि करें तो अज्ञे जी की रोज और खितीन बाबू, इलाचंद जोशी, यहां इलान चंद जोशी हो गया है, गलत हो गया है, इलाचंद जोशी देखें, आप इसे लिखें, इला चंद जोशी, इलाचंद जोशी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सिंहगढ़ विजय और भिक्षुराज, जैनेन्द्र जी के मास्टर साहब और एक रात, ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार थे। इसके बाद आप देखें तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककारों में धर्मवीर भारती, अंधा युग, उपेंद्र नाथ अस्क, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा और लक्ष्मी नारायण लाल, दर्पण और अंधा कुआं आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह शुक्लोत्तर युग की भी विभिन्न रचनाएं विभिन्न क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी। डायरी, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता, पत्र पत्रिकाएं आदि का भी प्रचुर प्रणयन हुआ। इस प्रकरण से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा के, वो सत्य कथन की पहचान, लेखकों की रचनाएं, अति लघु प्रश्न और विभिन्न विधाओं पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब शुक्ल और शुक्लोत्तर युग को आज यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा के लिए, आगे के पाठ्य प्रकरण के लिए जो परिषद द्वारा निर्धारित हैं, आप अगला वीडियो देखेंगे। हो सकता है टाइपिंग की कहीं कोई त्रुटि हो तो उसे आप ठीक कर लेंगे। बस तुम्हें एक संदेश है युवाओं, देश के सोचो, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। विवेकानंद बन भारत का डंका फिर बजाना है। बने यह विद्यालय पूज्य नालंदा, बहाकर ज्ञान की गंगा, भारत को विश्व गुरु बनाना है। तुम्हें समवेत आशीष और धन्यवाद।